Okay, guys, hello. So this is our second day for the discussion. तो हम अब वापस अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल क्या डिस्कस किया था? कल वाली क्लास में कौन कौन था तुम में से? कोई रिकैप देगा? कल हमने कौन सा टॉपिक कवर किया था? किस चीज के बारे में पढ़े थे? अरे कोई न्यूमेरिकल थोड़ी ना है। प्रोबेबिलिटी, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये सब देखे थे। ओके, तो बेसिकली हमने अपना स्टेपिंग स्टेप मतलब सबसे पहला स्टेप हमने रख दिया था कि हाँ भैया इधर से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन यही होती है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। अगर तुम्हें पता होगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा, उसके बाद ही हम आगे की चीजों के बारे में डिस्कस कर पाएंगे कि हाँ प्रोबेबिलिटी क्या होती है एंड और कहाँ पे यूज होती है, कैसे यूज होती है। तो अब हमें पता चल गया कि भैया कुछ रैंडम वेरिएबल नाम से रैंडम एक्सपेरिमेंट नाम से एक चीज होती है। ठीक है, तो कल हमने इस चीज के बारे में बात की थी, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो कौन बताएगा अभी मेरे को रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई कमेंट कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट वैसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसका आउटकम हम लोग को पता होता है, पर एक पर्टिकुलर ट्रायल में क्या आउटकम आएगा वो नहीं पता होता। फाइन। और इसके साथ ही एक और एडिशनल चीज थी कि हाँ रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स होंगे वो कम से कम हमारे पास दो आउटकम तो होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे पास एक ही आउटकम है, तो फिर मतलब प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करने का कोई पॉइंट बनेगा नहीं। ठीक है, ये सबसे पहली डेफिनेशन होगी। ठीक है, हाँ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अब बात आता है, अभी अब प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है तो सबसे पहले देखो, मतलब मैं एकदम बेसिक वाला नहीं लेके चलूंगा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी एंड और वो क्या होता है, क्योंकि वो जैम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में उससे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछते हैं। मतलब मान लेते हैं कि ये बच्चे को आता होगा, like number of favorable outcomes divided by total number of outcome, and like these are the discussion classes. So इसमें हम ना भी वो नहीं जाएंगे कि एकदम ही m by n करेंगे। तो हम थोड़ा देखेंगे कि हाँ तुम्हें सब्जेक्ट अगर पढ़ना है, किसी एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो हम इसकी साइड जा सकते हो यहाँ से देख के। ठीक है, तो उसी के ऊपर बात करते हैं। तो हम एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। तो उसके ऊपर मतलब प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने से पहले हमारे पास आता है भैया, हमें डिफाइन करनी पड़ेगी पूरी प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ओके, सो वी हैव द टॉपिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ठीक है, सबसे पहली बात तो भैया हमें एक चीज है कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस होता है। क्या सभी को पता है सैंपल स्पेस क्या होता है? व्हाट इज ए सैंपल स्पेस, कौन बताएगा? पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम, आउटकम हो गई। अगर हमारे पास किसी भी एक्सपेरिमेंट के कुछ पॉसिबल आउटकम्स है, अगर हम उन सब पॉसिबल आउटकम्स का एक सेट बना देते हैं तो उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स विद रिस्पेक्ट टू सम रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब तुमने कहीं ना कहीं पे एक चीज पढ़ी होगी कि हमारे पास एक चीज होती है, क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक, तुमने दो चीजें पढ़ी होगी, एस इज द कंप्लीट सेट। ओके, फिर अगर मैं एक और सेट डिफाइन करता हूँ, दिस पाई सेट, तो इसका मतलब एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, तो तुमने कहीं पे प्रूव किया होगा या फिर कहीं पे देखा होगा पी ऑफ फाइव इज कमिंग आउट टू बी जीरो। तो इसका क्या मतलब है? हाउ डू वी डिफाइन या हाउ डू वी प्रूव दिस थिंग? इसमें तुम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का भी यूज कर सकते हो, जो तुमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी होंगी प्रोबेबिलिटी के ऊपर। हेलो, इस चीज पे एग्री करते हो? सबने ये चीज पढ़ी है कभी ना कभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव विल बी जीरो। जो एनी कमेंट? हाँ भैया पढ़िए। जो है वापस म्यूट कर ले। ओके, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, हमने ये चीज पढ़ी है कि पी ऑफ फाइव इज कमिंग आउट टू बी जीरो। अब ठीक है, अब इसको प्रूव करना है तो तुम्हें एक बेसिक सी चीज देखनी पड़ेगी कि अगर मैं देखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ और सैंपल स्पेस यूनियन फाइव, सो यू नो लाइक अगर सैंपल स्पेस के साथ अगर मैं फाइव का यूनियन लूंगा तो वापस वो पी ऑफ एस आएगा अपने पास। ठीक है, अगर इसका मैं एक्सपेंशन करता हूँ कि तुम्हें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है हमारे पास, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें पता है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट है नहीं, तो इस पॉइंट पे बात करने की बात रहेगी नहीं, तो हमारे पास सिर्फ ये दो पॉइंट बचेंगे। इसको मैं इधर ले आता हूँ। सो पी ऑफ एस प्लस पी ऑफ फाइव, वो हमारे पास आ गया पी ऑफ एस वापस से। अब तुम देख रहे हो कि कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो होगी नहीं। ठीक है, तो इसको हम इससे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया पी ऑफ फाइव दैट इक्वल टू जीरो, जो चीज हमें देखनी थी। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज होगी। अब मैंने यहाँ पे कहीं भी चीज लिखी है सेट, तो अब सेट के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी स्पेस के ऊपर थोड़ा देर में आएंगे।
उससे पहले हम सेट के ऊपर बात कर लेते हैं, दो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा इस पॉइंट के लिए, बट आई फील कर लेते हैं। तो सेट तो सभी को पता होगा कि सेट क्या होता है। सो सेट क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज ए सेट? को मैं एक एक का नाम लेता हूँ। अब मैं नाम ले रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कल के क्लास में भागे जाओगे। गणेश, हेलो। गणेश ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। कुसुम, आर यू इन द क्लास? Yes, set is a well-defined collection of possible objects. ओके, नॉट पॉसिबल ऑब्जेक्ट, लाइक Of ऑब्जेक्ट, सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके फाइन। तो अभी सेट की हमें डेफिनेशन पता चल गई कि सेट क्या होता है हमारे पास। सेट बेसिकली हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड यूजुअली हम कंसिडर करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट सब अलाइक होंगे, मतलब एक जैसे होंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर ही थोड़ी बात कर लेते हैं। तो तुमने कभी ना कभी एक चीज पढ़ी होगी, काउंटेबल सेट, और कभी पढ़ा होगा अनकाउंटेबल सेट। सो इनके बारे में कोई कमेंट करेगा कि काउंटेबल सेट या फिर अनकाउंटेबल सेट क्या होता है? countable set may be the set जिसमें elements are countable, like we know how many number of elements are there, and uncountable में we don't know the number of elements, like the list just goes on. ओके, सो टेक्निकली काउंटेबल सेट वो हो गया जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर मुझे कुछ चीज काउंट करनी है तो अज्यूम करते हैं कि मेरे हाथ में अभी जैसे पेन्स है। ठीक है, तो डिस्क्रीट केस लेते हैं सबसे पहले। तो मेरे पास ये पेन्स है तो तुम इसको देख सकते हो कि हाँ मैं काउंट कर सकता हूँ, एक पेन, दो पेन, तीन पेन। तो हम काउंट कर पा रहे हैं, काउंटिंग नंबर इनको असाइन कर दे रहे हैं। काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स को ही काउंटिंग नंबर बोलते हैं सबसे पहली बार। तो इनको मैं एक नंबर असाइन कर देता हूँ कि हाँ ये पहला पेन है, ये दूसरा पेन है, थर्ड पेन है। तो ये हो गया काउंटेबल सेट। ओके, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें कि मैं सेट डिफाइन करता हूँ S1, एक सेट डिफाइन करता हूँ S2, एक सेट डिफाइन करता हूँ S3। तो अब तीन अलग अलग सेट में डिफाइन करूंगा, तुम्हें बताना कि इनमें से काउंटेबल कौन सा है, अनकाउंटेबल कौन सा है। ठीक है, तो इस सेट को मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, 2, 7, 9 एंड मे बी 6। ओके, एक और सेट दे देता हूँ तुम्हें, 1, 2, 3, 4, नेवर एंडिंग सेट। अब एक और सेट में इंटरवल फॉर्मेट में दे देता हूँ, 1, 2। ओके, तो तीन अलग अलग सेट है, सब एग्री करेंगे कि ये सेट है। ये सभी को आइडिया है कि ये तीन जो मैंने चीज लिखी है वो एक अलग अलग सेट है बेसिकली। हेलो, एनी रिप्लाई? हाँ भैया, set है। ओके, तीनों सेट है, ठीक है। मतलब ये जितने भी वीडियो अभी हम चल रखी हैं ये सब डिस्कशन के लिए है, तो अगर मतलब अगर तुम रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर डिस्कशन रखने का कोई पॉइंट बनेगा नहीं। ठीक है, तो अब सबको पता है कि हाँ ये सेट है मेरे पास। तो अब तुमने पता है कि काउंटेबल सेट क्या हो गया, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल को गया जिनके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते। तो अब मेरे पास तीन सेट है, तो इनमें से कौन बताएगा कि काउंटेबल सेट कौन सा है और अनकाउंटेबल सेट कौन सा है? चलो मैं लिखता हूँ काउंटेबल सेट, उसके बाद मैं लिखता हूँ ओके कुसुम, यू वांट टू ऐड समथिंग, तुमने अभी हैंड रेज किया। हाँ, S1 is the countable set and the other two is are uncountable. ओके, तो कुसुम ने आंसर मेरे को दिया कि मेरा जो S1 सेट होगा वो काउंटेबल होगा और S2 और S3 जो होंगे वो अनकाउंटेबल होंगे। ठीक है, और किसी का कोई कमेंट, कोई और कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा? आरती, जोई, तुम में से कोई कुछ बोलेगा? सेम ही आंसर है। सेम आंसर, ठीक है। चलो, जॉय का भी सेम आंसर। और आरती, तुम कुछ ऐड ऑन करोगे? I think same है। ओके, तो सबने सेम बोला। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मैं तुमको डिफाइन करता हूँ कि हमारे पास जो सेट 1 और सेट 2 है ये दोनों काउंटेबल सेट हैं। ठीक है, अब मैं डिफाइन करूंगा ये कैसे काउंटेबल सेट है। और जो सेट 3 है वो अनकाउंटेबल सेट है। ठीक है, अब आई होप तुम सबने थोड़ा बहुत स्टेट्स तो पढ़ रखा होगा। तो अब सबसे पहले इसको समझाने से पहले अगर मैं तुमको एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ रैंडम वेरिएबल से। तो तुम जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हो और एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हो वो कैसे डिफाइन करते हो? कोई कुछ आइडिया देगा?
हेलो गाइस, देखो जूम पे मीटिंग है और मैं आधे घंटे की क्लास लेता हूँ। अगर मैं वेट करूंगा तो फिर टाइम ही निकल जाएगा। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में काउंटेबली फाइनाइट वैल्यूज होती है अच्छा, शायद। काउंटेबली फाइनाइट तुमने बोला, काउंटेबली फाइनाइट ठीक है। तो डिस्क्रीट के ही केस में अगर मैं लेता हूँ, तो अगर मैं तुमको बोलता हूँ एक्स मेरे पास पॉइजन रैंडम वेरिएबल है जिसका कोई पैरामीटर लैम्डा है, तो क्या ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है? हाँ, ये डिस्क्रीट ही होता है। ये डिस्क्रीट है, ठीक है, सब एग्री करेंगे ये डिस्क्रीट है। देखो मतलब तुम्हें जो तुम्हारे दिन में दिमाग क्या कह रहा हूँ, दिमाग में दिल में जो भी चीजें हैं कि हाँ हमें इतना स्टेट्स पता है, तो वो बोल दो। क्योंकि मैं तुम्हें जज नहीं करने वाला, मैं ना पीटीएम रखने वाला हूँ कि हाँ कल अपने पेरेंट्स को बुला के लेके आना। ठीक है, ये बस एक डिस्कशन है कि हाँ तुम क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो एक सब्जेक्ट के बारे में, एक टॉपिक के बारे में। उसको मैं जज करूंगा, जजमेंट से उसको समझूंगा और फिर तुमको समझाऊंगा कि हाँ ऐसा भी होता है और इसलिए ऐसा हुआ था। ठीक है, तो इसी के ऊपर बात कर रहा था मैं। तो सबको पता है कि ये डिस्क्रीट होता है। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी बेसिकली उसके अंदर डिस्क्रीट पॉइंट होंगे। और बेसिक डेफिनेशन थी डिस्क्रीट डेफिनेशन के लिए कि हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो होता है जिसकी रेंज काउंटेबल सेट बनता हो। तो अगर मैं एक रैंडम वेरिएबल लेता हूँ से y, जो मेरे पास बाइनोमियल है n कोमा p, तो इसमें हम सबको पता है कि y जो है मेरा वो वैल्यू ले सकता है 0 1 2 सो ऑन टू n। और यहाँ पे अगर पॉइजन देखता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू हो सकती थी 0 1 2 सो ऑन इन्फिनिटी ऑल्सो। सो अब तुम यहाँ से एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं काउंट करूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए n+1। तो आई कैन काउंट देम एंड दे आर फाइनाइट। और अगर इसी को मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मैं काउंट कर पा रहा हूँ 1 2 3 4 5 सो ऑन, सो आई कैन काउंट देम बट इनफाइनाइटली। सो दे आर ऑल्सो काउंटेबल बट इनफाइनाइटली। समझ में आया? तो हमारे पास जो काउंटेबल सेट होता है वो या तो काउंटेबली फाइनाइट हो सकता है या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है। कि अगर मैं इसी में देखना चाहूँ तो अगर मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँ तो तुम किसी को रैंकिंग दे सकते हो कि हाँ 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं और मैंने सबको काउंट कर दिया। इसके अंदर जाऊं तो भी तुम रैंकिंग दे सकते हो कि 1 2 3 4। हाँ, रैंकिंग कभी ऐड नहीं होगी, तो मेरी काउंटिंग सेट काम कर रहा है कि नेचुरल नंबर्स में मैं उनको असाइन कर सकता हूँ कि हाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये भी काउंटेबल है बट दिस इज काउंटेबली इनफाइनाइट एंड दिस इज काउंटेबल फाइनाइट। ओके, सो ये सेट हमारे पास काउंटेबल सेट होते हैं। अब अगर मैं अनकाउंटेबल के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे तुम रैंकिंग नहीं कर सकते। तुम सबसे पहले एलिमेंट को बोल दोगे कि हाँ रैंक 1 पे मेरे पास 1 होगा। इसके बाद तुम रैंक 2 के ऊपर किसको रखोगे तुम नहीं बता सकते, क्योंकि एक इंटरवल है। अगर मैं देखूं 1 और 2 के बीच में तो मेरे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स बनेंगे, लेकिन तुम कभी भी रैंक 2 वाला एलिमेंट बता ही नहीं पाओ। समझ में आया? तो ये हमारे पास एक सेट थ्योरी का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे जब रैंडम वेरिएबल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो इसको तुम नोट डाउन कर सकते हो या फिर समझ सकते हो। आई होप समझ में आया होगा, ऐसे इतना डिफिकल्ट था नहीं। ठीक है, तो हमारे पास काउंटेबल सेट होते हैं, वो या तो फाइनाइटली काउंटेबल हो सकते हैं या इनफाइनाइटली काउंटेबल। और अनकाउंटेबल होते हैं वो तो एक इंटरवल फॉर्मेट में लिखे जाते हैं जो कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, अब इंटरवल ओपन भी हो सकती है एंड सेमी ओपन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर। ओके, तो तुमने एफएमएस तो पढ़ी होगी, उसका शायद चैप्टर 4 है मोस्ट प्रोबेबली, जितना मुझे याद है अभी तक, क्योंकि एफएमएस मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी। तो अगर मैं उसमें देखता हूँ तो तुमने एक चीज पढ़ी होगी वहां पे, प्रोबेबिलिटी स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी स्पेस क्या होता है? कोई कमेंट? हेलो, प्रोबेबिलिटी स्पेस के बारे में कोई कुछ कमेंट करेगा? हेलो। नहीं पता भैया, आप ही बता दीजिए। ओके, ठीक है, किसी ने कमेंट किया है तो सही में कमेंट ही कर दिया, 0 2 1।
ओके, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी स्पेस दो अलग अलग चीजें हैं गणेश। एक चीज होती है प्रोबेबिलिटी, एक है प्रोबेबिलिटी स्पेस। चलो बात करते हैं प्रोबेबिलिटी स्पेस के ऊपर। तो क्या तुम में से कोई रामजस से है? एक्चुअली मैं रामजस से था। हाँ भैया, मैं रामचंद्र से हूँ। ओके फाइन, नाइस। सो आई एम योर फार 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 सुपर सीनियर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी स्पेस के ऊपर बात करना। तो प्रोबेबिलिटी स्पेस हमारे पास क्या होता है, तो तुमने बुक में कभी ना कभी एक ऐसी डेफिनेशन लिख के देखी होगी या फिर एक नोटेशन देखा होगा, SBP। क्या याद आया, कुछ ऐसा देखा है तुमने? सो एक कलेक्शन, ये ट्रिपलेट का, इस कलेक्शन को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी स्पेस। अब इसके अंदर मैं डिफाइन करता हूँ कि मेरा S क्या है, B क्या है, P क्या है। तो जो S मेरे पास है इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। जो तुम्हें सभी को अब पता है सैंपल स्पेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। P होता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ओके, उसके बाद अगर मैं B के ऊपर आता हूँ तो B होता है मेरे पास सिग्मा फील्ड। ओके, तो सैंपल स्पेस के बारे में हमने पता है, हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, हमें चीजें समझ आ गई। ठीक है, आज का डिस्कशन जो अब हम रखेंगे अगले 5-7 मिनट के लिए वो रहेगा हमारा सिग्मा फील्ड के ऊपर, कि हाँ ये बी क्या चीज होती है। तो ये कुछ है कि जो हमने शायद पढ़ा है, कभी ना कभी यूज भी किया है, लेकिन हाँ इसको प्रॉपरली हम समझते नहीं है, तो इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो अगर इसके बारे में तुम कुछ ऐड ऑन करोगे तो फाइन, बट हाँ गलत भी ऐड ऑन करोगे तो भी फाइन। ठीक है, तो तुम कुछ भी बोल सकते हो अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है तो। तो क्या किसी को कुछ पता है कि सिग्मा फील्ड क्या होती है? हेलो हेलो। नहीं पता भैया। ठीक है, पावर सेट पता है? पावर सेट क्या होता है, कि अगर मेरे पास एक सेट है S, और अगर मैं बोलूं कि तुम्हें इसका पावर सेट बनाना है, तो पावर सेट क्या होता है, कौन बताएगा? ये बेसिक चीजें हैं, अगर तुम्हें आती हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं आती हैं तो हम सब कवर करेंगे। जितना रिक्वायरमेंट होता है जैम के लिए, मैं काफी टाइम से जैम के लिए वीडियो वगैरह बनाया हूँ, काफी कुछ किया हूँ उसके लिए। सो लाइक आई नो क्या चीजें तुम्हें पता होंगी। Subsets, I या think. पावर सेट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे पास एक सेट है, मान लो कि मेरा एक ऐसे है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, 1, 2। सो अगर मैं इसके सबसेट बनाना स्टार्ट करूंगा तो सबसेट कुछ ऐसे बनेंगे। फाइन, तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट होते हैं किसी भी सेट के अंदर, तो तुम्हें पता होगा कि जो भी सेट है मेरा S, अगर उसके अंदर n एलिमेंट है तो उसके 2n इतने सबसेट बनेंगे। सभी को याद है ये चीज? ठीक है, अब इसको ही अगर मैं कंटिन्यू करके थोड़ा बोलना चाहूँ तो हाँ, मेरे पास एक ये सेट बन गया। अगर ये जितने भी सबसेट थे अगर मैं इनका कलेक्शन ले लूं, so basically this is a collection of all the sets, or can say all the subsets। so आइडेंटिकल चीजें हो गई, हाँ इनके अंदर हम सेट्स का कलेक्शन ले रहे हैं तो आइडेंटिकल चीजें हैं, तो हाँ ये भी एक सेट बना देगा। तो जो ये सेट बनेगा जिसके अंदर सारे ही सबसेट होंगे हमारे प्राइम या फिर पेरेंट सेट के, इसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ S। इसको लिख देते हैं PS। ओके, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में नहीं, लेकिन हाँ सेट थ्योरी मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो हम कर देते हैं PS, पावर सेट ऑफ S। That mean to say it is collection of all the subsets of the set S। ओके, ये समझ में आया सभी को? हाँ भैया। ठीक है, अब हमें डिफाइन करना था कि भैया ये बी क्या होता है, ये सिग्मा फील्ड क्या होती है, ये कुछ नई चीज है। तो इसके ऊपर ही बात करूं तो अगर मैं बोलूं तुम्हें एक चीज, कि तुम्हारे पास एक सैंपल स्पेस था S। ठीक है, अब इस S सैंपल स्पेस के ऊपर ही अगर मैं बात करूं तो तुम सबसे पहले तो इसका पावर सेट बना दो। ठीक है, तो इसका पावर सेट बनाओगे तो तुमने क्या किया, तुमने जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे पास या फिर जितने भी आउटकम आ रही थी उनका सेट था सैंपल स्पेस। अब इसके जितने भी सबसेट बन सकते थे तुमने उन सबका कलेक्शन बना दिया, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सा सेट बन गया। जैसे एग्जांपल ले लूं, सिंपल सा एग्जांपल, जैसे हमने डाइस वाला एग्जांपल लिया, कि मैं इस डाइस को रोल करता हूँ तो इसके अंदर 6 आउटकम आएंगे। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसमें देखूं कि नंबर ऑफ आउटकम कितनी होगी, 6। तो अगर तुम इसके सबसेट बनाना स्टार्ट करोगे तो कितने सबसेट आएंगे, 2⁻6। ओके, तो 2⁻6 मीन टू से कितना हो गया ये, 1024 into 2, आई थिंक दिस मच।
तो अगर तुम इसके पूरे सबसेट बनाओगे तो बहुत ही ज्यादा बड़ा सा सेट हो गया। ये चेक कर लेना, आई एम नॉट दैट गुड इन दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस। सो ये तुम देख पा रहे हो कि अगर मैं पावर सेट देखूंगा तो ये बहुत ही बड़ा सेट हो गया। ठीक है, तो अब बी क्या होता है? बी बेसिकली इस पूरे पावर सेट का भी एक सबसेट होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? बी इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एस। तो इसलिए हमें जब प्रोबेबिलिटी स्पेस डिफाइन करते हैं तो उसका फाइनल स्टेप है हमें प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना है। तो प्रोबेबिलिटी एसोसिएट होती है एक सिग्मा फील्ड से। अब सिग्मा फील्ड एसोसिएट होती है एक सैंपल स्पेस से, और सैंपल स्पेस एसोसिएट होता है एक रैंडम वेरिएबल से। तो अब अगर तुम बैचलर्स में हो लेकिन अब तुम मास्टर्स में आने वाले हो, जो भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, तो उसके लिए तुम्हें चीजों का मतलब पीछे तक का पता होना चाहिए कि हाँ प्रोबेबिलिटी मुझे पता है 0 से 1 होती है, लेकिन हाँ ये क्यों होती है, कहाँ से आई। तो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हमें बी को डिफाइन करना पड़ेगा। बी क्या हो गया? सिग्मा फील्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, आज बस यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो आ गया मैं सिग्मा फील्ड के ऊपर। अब सिग्मा फील्ड को डिफाइन करने के लिए मुझे चाहिए सैंपल स्पेस, क्योंकि सिग्मा फील्ड की डेफिनेशन क्या बोलती है कि भैया सिग्मा फील्ड एक सबसेट होगा। सबसेट किसका होगा? कि जो हमारे पास सैंपल स्पेस था उसका जो हम पावर सेट का जो ग्रुप है, पावर सेट जिसके अंदर बहुत सारे सबसेट है इसके, उसका भी एक सबसेट होगा, वो बी होगा। लेकिन हाँ, इसके अगर तुम सबसेट बनाओगे तो बहुत सारे सबसेट बनेंगे। ठीक है, अब ये बहुत सारे सबसेट बनेंगे, उनमें से हर एक सबसेट सिग्मा फील्ड नहीं होगा। ठीक है, इसके नीचे मैं नोट डाउन करके लिख सकता हूं, बट एवरी सबसेट इज नॉट ए सिग्मा फील्ड। ठीक है, इसको अगली स्लाइड में लिखता हूँ थोड़ा थोड़ा और, मे भी थोड़ा और साफ से। तो हमें पता है कि सैंपल स्पेस था। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ कि मेरे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के रेस्पेक्ट में मेरे पास एक सैंपल स्पेस आया। सैंपल स्पेस के रेस्पेक्ट में मैंने एक पावर सेट डिफाइन किया। सो दिस इज बेसिकली पावर सेट ऑफ एस। ठीक है, इस पावर सेट का भी मैं एक सबसेट ले लेता हूं, सबसेट ऑफ दिस पावर सेट, दैट इज बेसिकली माय बी। ओके, नाउ व्हाट इज दिस बी? दिस इज सिग्मा फील्ड। तो अब तुम्हें पता है कि इसके बहुत सारे मतलब इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे? 2⁶। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ डाइस वाला ही। तो अब इसके अंदर इतने एलिमेंट है, तो अगर इसका पावर सेट है तो इसके भी अगर मैं सबसेट बनाऊंगा तो तुम्हारे पास कितने एलिमेंट बनेंगे? 2⁶। अब ये बहुत ज्यादा एलिमेंट हो गए, बहुत सारे सबसेट हो गए। अब इनमें से सारे सबसेट हमारे सिग्मा फील्ड नहीं होंगे, कुछ पर्टिकुलर सबसेट होंगे जो सिग्मा फील्ड होंगे। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि हाँ भैया कौन कौन से सबसेट होंगे जो हमारे सिग्मा फील्ड होंगे। तो अब मैं बात करता हूँ कि सिग्मा फील्ड के ऊपर। सो बी इज ए सिग्मा फील्ड इफ एंड ओनली, कुछ कंडीशंस इसको जस्टिफाई करनी पड़ेगी कि तुम वो सबसेट लोगे जिसके अंदर कुछ कंडीशंस हो जो मैं नीचे लिखने वाला हूं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है मेरे पास, वो कंडीशन बोलती है कि भैया इस सबसेट के अंदर मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो फाई और एक सैंपल स्पेस इटसेल्फ। ये दोनों चीज तो बी के अंदर होनी ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इक्वल टू 0 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू 1 होता है। तो एक्जोमेटिक प्रोबेबिलिटी में हम ये चीज पढ़ते हैं। तो इसका मतलब जहां से हम चीजें लेंगे, अब अगली स्लाइड में या फिर अगली क्लास में मैं डिस्क्राइब करूंगा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो तुम इसको लिंक कर पाओ। सो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि हमारे पास जितने भी सबसेट होंगे उनमें से वो सबसेट को हम सिग्मा फील्ड बोलेंगे जिसके अंदर फाई और एस दोनों एलिमेंट हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई एक मतलब जो हम सबसेट ले रहे हैं बी, अब इस सबसेट के अंदर मेरे पास कोई इवेंट ए है, तो अगर ए मेरे पास बी के अंदर है तो दिस इंप्लाइज कि ए कॉम्प्लीमेंट भी हमारा बी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंडीशन होती है कि अगर मेरे पास A1 A2 कोमा कोमा कोमा, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है मान लो, अगर ये सारी इवेंट्स अगर बी के अंदर है मेरे पास, तो ये इंप्लाई करता है कि अगर मैं इन सबका यूनियन लेता हूँ आई रनिंग फ्रॉम से 1 टू इंफिनिटी, वो भी बी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो हमारे पास जितने भी सबसेट बनेंगे उन सब सबसेट्स में से हमें कुछ इंडिविजुअल सबसेट उठाने पड़ेंगे,
जो सबसेट इन कंडीशंस को जस्टिफाई करे कि मेरा फाई और एस उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर कोई इवेंट ए उस सेट के अंदर बिलोंग कर रही है जिसे हमें सिग्मा फील्ड प्रूव करना है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी बी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। और थर्ड कंडीशन A1 A2 सो ऑन ऐसे कुछ इवेंट्स अगर बी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो उनका यूनियन भी उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ये मतलब इस टॉपिक का डिस्कशन एंड हो जाएगा यहाँ पे, फिर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जो इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर दूं तो एक मैं सिग्मा फील्ड बोलता हूँ कि मेरे पास एक बी है, से B1 नाम दे देता हूँ। ये सिग्मा फील्ड है, अगर मैं इसको बोलूँ कि मेरी सिग्मा फील्ड एक सबसेट है, जो ये वाला सबसेट है। ठीक है, जो सैंपल स्पेस था उसके सबसेट होंगे, जो पावर सेट होगा उसके अंदर एस भी होगा, और ये फाइव भी होगा और एलिमेंट्स भी होंगे एंड सो ऑन। तो अगर इन सारे सबसेट्स जो भी बने थे मेरे पास, उनमें से अगर मैं दो एलिमेंट उठा लूं और इनका एक सेट बनाऊंगा, तो ये सेट बना दिया मैंने। सो तुम्हें पता है कि ये सेट क्या होगा, इस पावर सेट का सबसेट होगा। एवरीवन एग्री? हेलो, सबसेट क्या होता है? हम एलिमेंट्स उठा लेते हैं, एक या दो या तीन या जितने भी। तो मैंने दो एलिमेंट उठाए, उनका एक सेट बनाया, वो एक सबसेट हो गया पावर सेट का। एवरीवन एग्री? यस भैया। agree। ठीक है, तो ये एक सबसेट हो गया। अब मैं इसके ऊपर ही देखूं मेरी जो कंडीशंस थी कि अगर फाइव और एस इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो हाँ फाइव और एस बिलोंग कर रहे हैं, तो पहली कंडीशन जस्टिफाई। सेकंड, अगर कोई एलिमेंट या फिर कोई इवेंट ए बिलोंग कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट। सो ए देखूं अगर मैं फाइव तो देख रहा हूँ फाइव मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, और एस मतलब पूरा। सो बेसिकली एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो ये भी कंडीशन जस्टिफाई हो गई। फिर तीसरा, कि अगर मेरे पास कोई इवेंट बी के अंदर बिलोंग कर रही है तो उनका यूनियन भी। तो अगर तुम फाइव और एस का यूनियन लोगे तो वो एस ही बनता है, एस वापस इसके अंदर है। सो बेसिकली जो सेट मैंने B1 बनाया है यहाँ पे सिग्मा फील्ड, वो सबसे छोटी सिग्मा फील्ड होती है। इसको हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट सिग्मा फील्ड। सबको समझ में आया? अब तुम्हारे लिए एक छोटा सा होमवर्क है, जो तुम्हें कल की क्लास में मुझे बताना है कि मैंने सबसे छोटी सिग्मा फील्ड तुम्हें डिफाइन करके दे दी कि हाँ किसी भी सेट के लिए, किसी भी सैंपल स्पेस के लिए जो सबसे छोटी सिग्मा फील्ड होगी, वो तुम्हारे पास कुछ ऐसी होगी कि तुम एक एलिमेंट बनाओगे, दो एलिमेंट, और उसका सेट बनाओगे फाइव और एस तक। अब तुम्हें मैं कल मेरे को बताना है कि लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड क्या होती है। लार्जेस्ट मीन टू सी, जिसके अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट हो, वो सबसेट ढूंढना है तुम्हें, और जो ये कंडीशंस को जस्टिफाई भी करे। तो बहुत सिंपल सा है, बस इसके बारे में एक बार 1 मिनट सोचना है तुम्हें। ठीक है, अभी हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, तो मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, सो लाइक दिस इज लाइक प्रॉब्लम नंबर 2। तो बहुत इजी सा ही है ये वाला, आई थिंक तुम सभी कर दोगे। तो मैंने बोला कि मेरे पास कोई मशीन है। ठीक है, कोई भी मशीन है, और मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर n कंपोनेंट है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें फिर 1 मिनट दूंगा जिसके बारे में तुम सोच सकते हो। 1 मिनट का ही क्वेश्चन है ये, बहुत इजी सा है। ठीक है, इसके अंदर n कंपोनेंट है, उसके ऊपर इसने लिखा है कि अगर ये मशीन को वर्किंग में रखना है, सो मशीन वर्क्स इफ एट लीस्ट वन कंपोनेंट वर्क्स। ठीक है, कि अगर एक कंपोनेंट भी काम कर रहा होगा तो पूरी मशीन काम करेगी। ठीक है, और इसने हमें कुछ प्रोबेबिलिटी दे रखी है, सपोज दैट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, ओके, एंड जितने भी कंपोनेंट्स है, ऑल द कंपोनेंट्स वो आर इंडिपेंडेंट। वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि एक काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे काम करेंगे। सो एक दूसरे से बहुत ही इंडिपेंडेंट है, यहाँ किसी भी के भी काम करने की प्रोबेबिलिटी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है कि हर एक की जो काम करने की प्रोबेबिलिटी है, and the probability of each component work that is given to be 3/4। ओके, तो काम ना करने की हो गई नोट वर्क, that will be 1/4। ओके, फिर इसने दे रखा है कि if the probability of functioning, so it meant to say probability that machine work this is given to be 63/64। ओके, तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स गिवन है। तो अब तुम्हें वैल्यू ऑफ n बताना है। वैल्यू ऑफ n, यू हैव टू कैलकुलेट दिस वन। क्या सभी को प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया? एक मशीन के अंदर n कंपोनेंट है और सबकी वर्किंग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और मशीन के काम करने के लिए उन n कंपोनेंट्स में से कम एक कंपोनेंट काम करना चाहिए। और किसी भी कंपोनेंट के काम करने की प्रोबेबिलिटी है 3/4।
और काम ना करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4 और मशीन काम करेगी इसकी प्रोबेबिलिटी है 63/64। तो अब तुम्हें n को फाइंड करना है, तो जल्दी से इसको फाइंड करके बताओ। भैया n इक्वल टू 3। n इक्वल टू 3, हाँ। तो कैसे किया बताओ। भैया क्योंकि ये कह रहा है कि एटलीस्ट वन कंपोनेंट वर्क, तो 1 माइनस कि कोई भी कंपोनेंट वर्क ना करे, तो 1/4 क्योंकि n कंपोनेंट्स हैं, तो 1 माइनस 1/4 टू द पावर n इक्वल टू, और दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी की मशीन वर्क करती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 63/64 है, तो उसके इक्वल कर देंगे तो फिर n की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो सबको समझ में आया क्या बोला। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास जो मशीन है उसके काम करने का मतलब क्या हो गया, वर्किंग ऑफ मशीन। इसके काम करने का मतलब हो गया कि कम से कम हमारे पास एक कंपोनेंट काम करेगा, सो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन कंपोनेंट वर्क। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नो कंपोनेंट वर्क, क्योंकि ये बोल रहा है कि कम से कम एक काम करेगा, तो एक भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, तीन भी एंड एन भी कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस की एक भी काम ना करे, सो दैट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नो कंपोनेंट वर्क। ओके, और इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, दैट इज 63/64। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कितने कंपोनेंट हमारे पास, n कंपोनेंट है, तो पहला कंपोनेंट भी फेल कर जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट भी फेल कर जाए 1/4, तीसरा भी 1/4 एंड सो ऑन 1/4। और टोटल कितने कंपोनेंट थे, n कंपोनेंट, ये हमें गिवन था। सो ये कितनी बार होगा, n टाइम्स। ओके, और ये इक्वल दे रखा है हमें 63/64। ओके, अब हमें ये सोल्व करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 माइनस 1/4 रेज टू द पावर n, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 63/64। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, सो वो हो गया 64 माइनस 63 डिवाइडेड बाय 64, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1/4 रेज टू द पावर n। ठीक है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आओगी, यहाँ से हमें दिख रहा है चुपचाप आराम से कि 1/64 इक्वल टू 1/4 रेज टू द पावर n। तो जैसे तुम n को 3 रखोगे तो तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो जा रहा है। सो नंबर ऑफ कंपोनेंट हमारे पास कितने आ गए, 3। क्या ये सभी को समझ में आया। हेलो, एनी डाउट इन दिस वन। सो बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम था, और ये भी क्वेश्चन तुम्हारा आईआईटी जैम में कभी ना कभी आया हुआ प्रॉब्लम। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। तो हमने देखा कि सिग्मा फील्ड क्या होता है और हमने एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया। ओके, ओके भैया, कल की टाइमिंग भी यही रहेगी। कल की आई विल अपडेट, लाइक हर दिन क्लास नहीं होगी, सो आई विल अपडेट की क्लास कब कब होनी। ओके ओके, भैया, थैंक so यू I will भैया। update on the group. Okay, welcome. Okay, bye everyone. Okay, have a good day.